स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछली कक्षा में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके समक्ष चुनौतियों के अंतर्गत बेरोजगारी, उसके आंकड़े और उसके प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। बेरोजगारी के प्रकारों का अध्ययन करते समय हमने मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी तथा छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में अध्ययन किया। इन सभी प्रकारों के बारे में अध्ययन करने के बाद हमें यह पता तो चल गया है कि किसी भी देश में बेरोजगारी की समस्या जो है यह कहीं ना कहीं पाई जाती है। इसे जड़ से समाप्त कर पाना लगभग किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं है। जब हम बेरोजगारी के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे तो इस दरमियान आपने और हम ये महसूस किया होगा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जहां पाई जाती है, या फिर यूँ कहें कि कृषि प्रधान विकासशील विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांशतः जिस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है वह संरचनात्मक या छिपी हुई बेरोजगारी होती है। छिपी हुई बेरोजगारी या फिर कि संरचनात्मक बेरोजगारी जो है यह विकासशील या कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्थाएं होती है वहाँ पर अधिक पाई जाती है, और इसके विपरीत जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है वहाँ पर संरचनात्मक की बजाय घर्षणात्मक और चक्रीय बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार की बेरोजगारी की अधिकता रहती है। अब यहाँ पर बात की जाए कि अर्थशास्त्री बेरोजगारी की समस्या के बारे में अपना क्या मत देते हैं, तो अर्थशास्त्री जो होते हैं इनका ये मानना है कि जो बेरोजगारी की समस्या है इसको लगभग ख़त्म करना, या यूँ कहें कि बेरोजगारी की दर को शून्य किया जाना संभव नहीं है। तो इस तथ्य को आप और हम जिस समय बेरोजगारी के बारे में पढ़ रहे थे तब लगभग समझ चुके हैं कि बेरोजगारी की दर को शून्य क्यों नहीं किया जा सकता। क्यों कि जैसे ही हम एक बेरोजगारी के वर्ग के लिए रोजगारों का उत्पादन करते हैं तब जनसंख्या वृद्धि या अन्य कारणों से पुनः बेरोजगारी की जो दर है वह बढ़ जाती है, और यह समस्या कम तो हो जाती है किंतु इसकी दर शून्य नहीं आ पाती है। इस प्रकार से
हमने बेरोज़गारी के बारे में जब अध्ययन किया तो अब हम इसके कारणों पर एक विस्तृत दृष्टि डाल लेते हैं। तो बेरोज़गारी के जो प्रमुख कारण हैं उनमें जो सर्व प्रमुख कारण है जिसके कारण बेरोज़गारी सर्वाधिक मात्रा में बढ़ रही है वह है रोज़गार परक शिक्षा का अभाव और प्रशिक्षण का अभाव। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है यह रोज़गार परक नहीं है। प्रशिक्षण का अभाव यह हमारे बेरोज़गारी की समस्या का सबसे बड़ा कारण है। इस कारण के द्वारा आप और हम यह समझ सकते हैं कि बेरोज़गारी जो है इसकी मूल जड़ क्या है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है यह रोज़गार परक नहीं है और जो शिक्षित व्यक्ति है वो लगभग सभी बेरोज़गारों की भीड़ में शामिल होते जाते हैं। अब आगे बात की जाए तो रोज़गार परक शिक्षा के अभाव में जो शिक्षित वर्ग है वह बेरोज़गारों के साथ शामिल हो जाता है। अब आगे बात की जाए तो बढ़ती जनसंख्या या बढ़ती श्रम शक्ति। लगातार जनसंख्या का बढ़ते जाना भी बेरोज़गारी की समस्या को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग जब बेरोज़गारों की भीड़ में शामिल होता है तब जो योजनाएं उनके लिए बनाई जाती है उन योजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी संख्या में और अधिक वृद्धि हो जाती है और जो योजनाएं होती है वह सभी बेरोज़गारों को रोज़गार देने में समर्थ नहीं हो पाती है। इस कारण से भी यह जनसंख्या वृद्धि या श्रम शक्ति की बढ़ती हुई संख्या बेरोज़गारी की समस्या को जस का तस बनाए रखती है। आगे बात की जाए तो अनुपयुक्त तकनीकों के उपयोग ने भी भारत में बेरोज़गारी की समस्या को अधिक बढ़ाया है। देखिए, किसी भी देश के अंदर जो तकनीकें काम में ली जाती है वह उस देश की सामाजिक, आर्थिक और संसाधनों की परिस्थितियों को देखकर काम में ली जानी चाहिए। हमने स्वतंत्रता के बाद विकास की दौड़ में शामिल होकर के अनेक तकनीकों को अपनाना प्रारंभ कर दिया और ये तकनीकें हमने विकसित राष्ट्रों को देख करके अपनाई। अब जो तकनीक विकसित राष्ट्रों के लिए उपयुक्त थी ज़रूरी नहीं है कि वह भारत जैसे विकासशील बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए भी उपयुक्त हों। हमने जिन तकनीकों को अपनाया वे कम मानव संसाधनों वाले देशों के लिए तो उपयुक्त थी, किंतु भारत में जहां मानव संसाधन अधिक मात्रा में हैं वहां पर मानव संसाधनों को रोजगार देने वाली तकनीकों की आवश्यकता थी। इसमें कहीं ना कहीं हम तकनीकों का चयन करने में भी असफल रहे और हमारे यहाँ इन खराब तकनीकों के कारण से बेरोज़गारी की समस्या ने अपने पांव और अधिक पसार लिए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ऐसे तकनीकें ली जानी चाहिए थी काम में जो अधिकाधिक लोगों को रोज़गार प्रदान कर सकें, जबकि हमने तकनीकें ऐसी काम में ली जो अधिक व्यक्तियों का काम अकेले ही कर देती हैं। तो यहाँ पर रोज़गार की बजाय बेरोज़गारी का सृजन हो जाता है। आगे बात की जाए तो भारत की बड़ी जनसंख्या स्वतंत्रता से पूर्व कृषि पर निर्भर थी और हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद में भी कृषि का पिछड़ापन जो है यह बना रहा और इसने भी कहीं न कहीं हमारी जो बेरोज़गारी की समस्या थी इसको अधिक बढ़ाया। कृषि के क्षेत्र में हम अधिक विकास नहीं कर पाए और अधिक लोगों को रोज़गार नहीं दे पाए, अधिक ऐसी तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाए जो कि रोज़गारों का सृजन करें। तो भारत की जो बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी यह भी कृषि के पिछड़ेपन के कारण से अधिक रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाई। आगे बात की जाए तो रोज़गार जो रोज़गार विहीन आर्थिक विकास है यह भी बेरोज़गारी की समस्या के लिए अधिक जिम्मेदार रहा। अब देखिए, यहाँ पर रोज़गार विहीन आर्थिक विकास से मेरा अभिप्राय आपको मैं समझा दूँ
कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लगभग 40 वर्षों तक विकास की गति धीमी रही और जब विकास ने अपनी गति पकड़ी तो जो सर्वाधिक विकास हुआ वह हुआ तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का। ठीक है ना, सेवा क्षेत्र ने बहुत अधिक विकास किया और सेवा क्षेत्र का विकास होने के कारण से जो रोजगार थे उनका सृजन अधिक नहीं हो पाया और रोजगार विहीन विकास हमने किया। यहाँ पर विकास होना किसका चाहिए था? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का अधिक विकास होने पर रोजगारों का सृजन होता, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या लगभग ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, किंतु विकास हुआ सेवा क्षेत्र का। तो यह भी एक बड़ा कारण रहा जिसने हमारे भारत देश में बेरोजगारी की समस्या को अधिक बढ़ाया। आगे बात की जाए तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है सरकार के बारे में या प्रशासनिक तंत्र के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रशासनिक तंत्र में रिसाव पाए जाते हैं और यही रिसाव जो है बेरोजगारी जैसी समस्याओं के लिए और अधिक समस्याएं पैदा कर देते हैं। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यवस्थित नियोजन का भी अभाव हमारे यहाँ देखने को मिला। नियोजन के महत्व को आप पिछले पाठों में भली भांति समझ चुके हैं। अच्छा नियोजन होने पर कोई भी योजना निश्चय ही सफलता प्राप्त करती है और हमारे यहाँ एक तो व्यवस्थित नियोजन का भी अभाव रहा और दूसरी राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव रहा, जिसके कारण से बेरोजगारी जैसी समस्या ने भारत में एक बड़ी चुनौती के रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब जो बेरोजगारी है इस पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मतों को ध्यान में रखते हुए भी यदि प्रयास किए जाएं तो उपायों को प्राप्त कर पाना नामुमकिन तो नहीं है। इसीलिए हमें उपाय अवश्य करने चाहिए। तो बेरोजगारी निवारण के उपायों के अंतर्गत यदि बात की जाए तो देखिए, कारण जहाँ है कारणों का निदान ही उपाय बनता है। आप और हम भली प्रकार यह जानते हैं कि जब किसी समस्या के कारणों को समाप्त किया जाएगा तभी उसको समस्या को भी समाप्त करने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा जो कारण था रोजगार परक शिक्षा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा नीति को कैसा बनाना होगा? रोजगार युक्त बनाना होगा और जो स्वरोजगार कार्यक्रम है इनमें और मजदूरों से संबंधित जो कार्यक्रम है उनमें उचित समन्वय करना होगा। ठीक है ना। स्वरोजगार और प्रशिक्षण जो दिया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि मजदूरों के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वह न्यूनतम रिसाव अब देखिए कि सरकारों द्वारा समय समय पर अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो कि बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और जिनसे बेरोजगारी को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अब मजदूरों के लिए महात्मा गांधी नरेगा, जिसे हम मनरेगा
योजना के माध्यम से जानते हैं। स्वरोजगार में कौशल विकास, कौशल प्रशिक्षण जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के अंदर उचित समन्वय होना चाहिए ताकि सभी को रोजगार के लिए उचित अवसर उपलब्ध हो सकें। और यह जो रिसाव की बात कही जा रही है, रिसाव का मतलब हो गया योजनाओं के क्रियान्वयन के बीच में जो भ्रष्टाचारी फैली हुई है, जो व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर नियंत्रण बनाए रखा जाना चाहिए। और ईमानदारी से, पूरे मनोयोग से, पूरी राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति से जब इन योजनाओं को लागू किया जाएगा तो निश्चय ही बेरोजगारी की दर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। आगे बात की जाए तो हमारे शिक्षण को हमें क्या करना होगा, रोजगार परक करना होगा ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है यह बेरोजगारों की भीड़ में शामिल होने की बजाय स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित रहे। रोजगार परक शिक्षा, कौशल विकास, और इसके अलावा स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन। स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन जब व्यक्तियों को मिलेगा, कौशल उनमें विकसित हो चुका होगा और उनकी शिक्षा भी जब रोजगार परक होगी तो आने वाली पीढ़ी बजाय कि किसी नौकरी या फिर सेवा क्षेत्र की ओर देखने के अपने कुटीर और छोटे उद्योग शुरू करके देश में नए रोजगारों का सृजन करने के लिए प्रयासरत रहेगी। और वे न ही स्वयं बेरोजगार बनेंगे बल्कि अपने साथ साथ कई अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो पाएंगे। अब एक बात हमने पढ़ी कि भारत के अंदर जो विकास हुआ वह सेवा क्षेत्र का अधिक हुआ। हमें चाहिए कि हम उद्योगों में वृद्धि करें ताकि सेवा क्षेत्र की बजाय अधिक उद्योगों के माध्यम से सेवाओं का सृजन हो या यूँ कहें रोजगारों का सृजन हो। तो उद्योगों में वृद्धि करके भी हम भारत में अधिकाधिक रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए, रोजगारों में वृद्धि या उद्योगों में वृद्धि के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं लेकिन मैं इसका नाम आपको एक बार बता रही हूँ, बाकी क्या आप पाठ्य पुस्तक में देख लीजिएगा। इसके अंतर्गत अनेक योजनाएं हैं, अनेक कार्यक्रम हैं जो कि भारत में उद्योगों के विकास पर बल देती हैं। आगे बात की जाए तो कुशल नियोजन की आवश्यकता भी भारत में अभी भी बनी हुई है जिसके द्वारा बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। नियोजन का महत्व आप भली भांति समझ चुके होंगे अब तक, क्योंकि एक पूरा अध्याय हमारा लगभग नियोजन को ही समझाने में लिखा गया है। तो उचित नियोजन मिलने पर व्यक्ति न केवल अपने जीवन में बल्कि एक बड़ी जनसंख्या को कुशल नियोजन के द्वारा एक पूरे राष्ट्र के विकास को भी गति प्रदान करने में सक्षम होता है। आज हमने बेरोजगारी के कारणों और उसको समाप्त करने के लिए उचित उपायों पर विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय भली प्रकार समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप अपनी परामर्श कक्षाओं में इसके बारे में पुनः प्रश्न पूछकर विचार या चर्चा कर सकते हैं। तब तक आप इस अध्याय का एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से भी अध्ययन करें और अपने रजिस्टर में नोट्स बनाएं। आज हमारा यह अध्याय पूर्ण हो गया है। अगली कक्षा में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस अध्याय को भली प्रकार समझ लें।